मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? एंड कल जो हम टेस्ट ऑर्गेनाइज हम कर रहे थे तो उसमें लगभग 100 क्वेश्चन हो पाए थे। तो आइए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का टेस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, जो कि जीएस का टेस्ट है। और ये आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट है, बिल्कुल जो प्रीवियस सेट क्वेश्चंस होते हैं उसके पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसको आप जब लगाना, मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं जब इसमें आंसर बताऊँ तो उससे पहले आप अपना खुद आंसर लगा लीजिएगा, उसके बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है, और साथ में हो सकता है कि आप OMR शीट लेकर रखें ताकि आप अपना चेक करें कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको बताकर कमेंट बॉक्स में जाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। डुगोंग यानी कि समुद्री गाय के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह एक पूर्णतः शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है जो कि अपने भोजन के लिए मुख्यतः तटीय घास के मैदानों पर निर्भर रहता है। भारत में डुगोंग की महत्वपूर्ण आबादी मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। जो आपका स्टेटमेंट थर्ड है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया। ऐसा नहीं है। जो पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व था वो स्थान पाक की खाड़ी, तमिलनाडु 2022 में स्थापित किया गया था। यह अंडमान और निकोबार में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इसका IUCN स्टेटस देखें तो इसका वल्नरेबल है, यानी कि सुभेद्य। ठीक है ना, और इसको कानूनी संरक्षण में आपको अनुसूची 1 में इसको स्थापित रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि भारतीय मानसून के वापसी चरण के संबंध में है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सितंबर माह की शुरुआत में ही प्रारंभ हो जाती है। लौटती मानसून हवाएं तमिलनाडु तट से टकराने से पहले अरब सागर के ऊपर नमी ग्रहण करती हैं और पछुआ हवाओं के रूप में तमिलनाडु तट पर पहुंचती हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो बताइए इसमें सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल्कि इसमें कह रहा है कि गलत आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो सही सा आंसर जो आपका है बी हो जाएगा। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि लौटते हुए मानसून की पवनें जो होती हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती हैं, ना कि अरब सागर से। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और फिर ये तमिलनाडु के तट से टकराती हैं और उत्तर पूर्वी पवनों के रूप में, ना कि पछुआ पवनों के रूप में। ठीक है ना, और क्योंकि इसमें इस कथन में जो आपका फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। ठीक है, तो सही इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। भारत में लाल पांडा के संबंध में है। यह एक स्थानीय प्रजाति है जो केवल पश्चिमी घाट के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। स्टेटमेंट 2 है कि पश्चिम बंगाल के सिंगलीला नेशनल पार्क और नेवरा वैली नेशनल पार्क इस प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण उच्च सिंचाई वाले आवास प्रदान करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो 1 है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये केवल पश्चिमी घाट की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि लाल पांडा है वो पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में नहीं रहता है। भारत में यह पूर्वी हिमालय के शीतोष्ण और उप अल्पाइन वनों में पाया जाता है। ठीक है ना, और इसके प्रमुख ज़िले कौन से हैं, क्षेत्र कौन से हैं? वो आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और उत्तरी पश्चिम बंगाल हो गया, जिसको हम दार्जिलिंग और कलिम्पोंग इसमें विशेष महत्व रखते हैं, और मेघालय के कुछ हिस्से हैं। ठीक है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट आपको ये गलत हो जाएगा। 104 क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध गुच्छित बस्तियों के संबंध में है कि यह पास पास बने घरों वाली एक सघन बस्ती होती है जहां आवासीय क्षेत्र स्पष्ट होता है और आसपास के खेतों, खलिहानों और चारगाहों से अलग होता है। समूह सहबद्धता और गांवों के विखंडन के कारण ये आमतौर पर गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मैंग्रोव वनों के संबंध में है। जरायुस्ता का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी में श्वसन करने वाली जड़ों की ऊपर की ओर बढ़ना, विशेष पत्ती ग्रंथियों के माध्यम से अतिरिक्त लवण को हटाना, मूल पौधे से जुड़े रहते हुए बीजों का अंकुरण करना, जड़ों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के साथ जुड़ाव करना। तो सही डिस्क्रिप्शन दोस्तों इसका सी हो जाएगा, यानी कि जो आपका जरायुजता है इसका अर्थ होता है कि मूल पौधे से जुड़े रहते हुए बीजों का अंकुरण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं।
इसमें है कि दक्कन ट्रैप के संबंध में है कि दक्कन ट्रैप के भूवैज्ञानिक निर्माण के संबंध में है। ये मुख्य रूप से अत्यधिक विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोटों से बने थे, जिन्हें प्रायद्वीपीय पर भारत भारी मात्रा में राख छोड़ दी थी। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा के विस्तृत प्रवाह शामिल हैं, जो क्रेटेशियस पैलियोजीन काल के आसपास निकले थे। तो बताइए इसमें कौन से कथन सही हो जाएंगे? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना तो दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो आपका गलत है, क्योंकि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार से नहीं हुआ था। इनका निर्माण जो है दरारी उद्गार से हुआ था, जो लावा लंबी दरारों से शांत रूप से बहता था। विस्फोटक उद्गार आमतौर पर निम्नलिखित का निर्माण करते हैं: ज्वालामुखी शंकु और आग के निक्षेप। और इसके विपरीत देखें तो दक्कन ट्रैप ने विस्तृत लावा पठार पाए जाते हैं, ना कि शंकु के आकार के ज्वालामुखी, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की भूमिका सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? दक्षिणी प्रायद्वीप पर इसके अचानक मजबूत होने से मानसून की पीछे हटती हवाएं तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर खींचती हैं। यह निचले क्षोभमंडल में प्रवेश करता है और भूमि तथा हिंद महासागर के बीच तापमान के अंतर को उलट देता है, या फिर इसके तेज़ी से दक्षिण की ओर खिसकने और कमज़ोर पड़ने से उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवात रोधी विस्तृतियों के विकास में मदद मिलती है। और यह ठंडे होते तिब्बती पठार के ऊपर से होकर गुजरती है और गंगा के मैदानों में ठंडी शुष्क उत्तरी हवाएं लाती है। तो बताइए इसमें सही डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही डिस्क्रिप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। इसमें है कि सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में एक ब्लॉक पर्वत प्रणाली का उदाहरण है। इसका निर्माण नर्मदा और तापी नदियों की भ्रंश घाटी के बीच स्थित भूमि के विवर्तनिक उत्थान के कारण हुआ है। तो दोस्तों बताइए इसका कथन और कारण सही है, कौन से इसमें सही आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें कथन और कारण तो सही है, लेकिन जो आपका व्याख्या है, जो स्टेटमेंट 2 है कारण है, वो कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो सही इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, सही इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। इसमें है कि भारत में ज्वार नदमुखी और डेल्टाई मरुस्थल रूपों के संबंध में कथनों पर विचार करें। नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में मिलने से पहले बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और अपने साथ बहुत कम जरूर साथ लाती हैं। पश्चिमी घाट की तीव्र ढलान पश्चिम की ओर बहती हैं और अपने साथ बहुत कम जड़ों अवसाद लाती हैं। पश्चिमी घाट की तीव्र ढलान जो है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी तटीय नदियों द्वारा डेल्टा बनने से रोकती हैं। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका बी हो जाएगा, 2 या 3। जो केवल एक स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत है। ठीक है क्योंकि नर्मदा और जो तापी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और इसमें कह रहा है कि नर्मदा डेल्टा का निर्माण वो करती हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। इसमें है कि भारत क्षेत्र में प्रवाल भित्ति के निर्माण के संबंध में कथनों पर विचार करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग रीफ नहीं पाए जाते हैं, जहां द्वीप के तटों के साथ बैरियर रीफ ही रीफ का मुख्य प्रकार है। मन्नार की खाड़ी में अनुभव किए जाने वाले प्रवाल विरंजन की घटनाएं मुख्य रूप से समुद्र की सतह का तापमान में वृद्धि के कारण नहीं है, बल्कि भारी मानसूनी ताज़ी पानी के प्रवाह के कारण समुद्री जल की प्रवणता में आई गिरावट के कारण होती है। बाप रे बाप, कितना बड़ा स्टेटमेंट बनाया है। चलिए इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि आपकी स्टेटमेंट 2 है। देखो कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना कि जो स्टेटमेंट बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो आपको खास तौर से आपका साइकोलॉजिकल गेम के लिए होते हैं, आपका माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं कि आप इतना बड़ा स्टेटमेंट तो पढ़ नहीं पाएंगे और आप इसको छोड़ देंगे। तो ये आज सब क्वेश्चन अक्सर स्टेटमेंट सही होते हैं, ठीक, अक्सर गलत होते हैं, और इसमें कुछ ऐसी एक कीवर्ड छुपे होते हैं जिसके कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 110 है, तो इसके ना तो इसमें एक कथन 1 सही है, ना तो कथन 2 सही है। क्यों? क्योंकि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह में फ्रीजिंग रीफ व्यापक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और कथन जो आपका 2 है, जो प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण है समुद्र की सतह का तापमान में वृद्धि होता है, जैसे कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब उच्च तापमान प्रवाल पर तनाव डालते हैं और जूजेंथली शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और प्रवाल सफ़ेद पड़ जाता है और मर जाते हैं। तो इसका ये कारण है, देखो इसमें कारण गलत दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से बताता है कि सोमाली धारा दक्षिण पश्चिम मानसून की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों आप इसका लगाने का प्रयास करिएगा, मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ। सही जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो सी है, यानी कि गर्मी के मौसम में होने वाली तीव्र अपवेलिंग सोमाली तट को ठंडा करती है और इससे भूमध्य रेखीय दबाव प्रवणता मजबूत होती है और मानसूनी हवाओं की शक्ति बढ़ जाती है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। इसमें है कि अंडमान द्वीप समूह की जारवा, सेंटिनलीज और ओंग जनजातीय निम्नलिखित में से किस प्रमुख जातीय भाषाई समूह से संबंधित हैं? ए मंगोलाइट, बी नेग्रिटो, सी ऑस्ट्रोलाइट, डी कॉकेशाइड। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि नेग्रिटो से संबंधित हैं। केरल और बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें आपका ए, सी और डी तो सही है, लेकिन बी स्टेटमेंट जो गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्वी हिमालय द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण नमी से भरपूर बंगाल की खाड़ी की शाखा मध्य जून तक बिहार की ओर मुड़ जाती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 113 है उसका देखते हैं कि सही इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। देखो इसमें कह रहा है कि जो पूर्वी हिमालय द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण नमी से भरपूर बंगाल की खाड़ी की शाखा मध्य जून तक बिहार की ओर मुड़ जाती है। ऐसा नहीं है। केरल जो होता है सीधे मानसून के पथ में स्थित होता है, और बिहार में जो वर्षा है हवाओं को निम्नलिखित सफ़ेद के सफ़र के बाद होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी की यात्रा करके पहुंचती हैं और उत्तरी मैदान में पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, उसके बाद ये पहुंचती हैं, ठीक है ना। हिमालय के साइड से नहीं पहुंचती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। इसमें है कि भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से किस प्रसिद्ध शहर कौन सा है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या कोलकाता। दोस्तों ये आंसर बहुत इजी है, हो सकता है आप इसको बता दें तो सही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। फास्फोरस, पोटाश, सिलिकॉन और टिन क्रिटिकल खनिज हैं, और क्रिटिकल खनिज और सौर पैनल, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी आवश्यक हैं। तो बताइए 115 क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सही इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 कह रहा है कि भारत में ऋतु प्रवास की प्रथा के संबंध में है। यह आदिवासी समुदायों के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से निचले मैदानी इलाकों की ओर होने वाली स्थायी और एक तरफा पलायन को संदर्भित करता है। जम्मू और कश्मीर का जो बकरवाल है समुदाय गर्मियों में ऊंचे पहाड़ी चारगाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच मौसमी आवागमन करता है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टेटमेंट जो आपका एक है फर्स्ट वाला है वो आपका गलत है, क्योंकि जो ऋतु प्रवास कोई स्थायी एक तरफा आवाजाही नहीं है, और यह चरवाहा समूह की मौसमी और चक्रीय आवाजाही को संदर्भित करता है, ठीक है। जो आवाजाही का स्वरूप है गर्मी सर्दी, है ना, इसलिए स्थायी एक तरफा प्रवास के रूप में इसको वर्णित करना गलत माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। इसमें है कि झूम खेती के स्थानीय नामों और उनसे संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बेवर मध्य प्रदेश, पोडू आंध्र प्रदेश, पूनल और केरल। तो दोस्तों इसमें सही तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल नीनो के संबंध में है। तो अल नीनो की घटनाओं के दौरान प्रशांत वॉकर परिसंचरण कमज़ोर हो जाता है और उस संवहन का मुख्य क्षेत्र पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की ओर स्थानांतरित हो जाता है। स्टेटमेंट 2, पेरू के तटीय क्षेत्र में असामान्य रूप से बढ़ रही गर्मी के कारण इंडोनेशियाई क्षेत्र के भारतीय उपमहाद्वीप और उच्च दबाव का प्रबल अवतरण होता है। ला नीना के चरणों के दौरान मध्य प्रशांत महासागर के ऊपर एक मजबूत निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है, जिससे भारत में वर्षा काफ़ी कम हो जाती है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट थर्ड है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ला नीना के दौरान निम्न दाब पश्चिमी प्रशांत यानी कि इंडोनेशिया के ऊपर मजबूत होता है, ना कि मध्य प्रांत की प्रशांत के ऊपर, है ना। और यह मानसून परिसंचरण को बढ़ाता है और इससे आमतौर पर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, ना कि कम वर्षा, तो इसलिए गलत है। तो अगला क्वेश्चन 119 है, आइए देखते हैं। उत्तरी भारत में महावत यानी कि मावठ बोलते हैं इसको, निम्नलिखित में से किस परिघटना को संदर्भित करता है? पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी शीतकालीन वर्षा, मानसून से पहले की आंधी तूफान, बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवाती तूफान, या गर्मी के दौरान गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो सही डिस्क्रिप्शन है महावत का वो पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी शीतकालीन वर्षा, जो कि आपका जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से आपका ईरान पाकिस्तान होते हुए हमारा जो उत्तरी हिमालय वाला रीजन है यहाँ पर आती हैं, इसको पश्चिमी जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो एक धारा जो हमारी है वो आपका तिब्बत के साइड चली जाती है और दूसरी हिमालय के राइट हैंड तरफ यानी कि मेघालय साइड में बह जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर और बेसिकली ये आपका जो रबी की फसल होती है जैसे गेहूँ है, धान है, गेहूँ वगैरह है, इसके लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। और इसमें जो मेवाएं होती हैं यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके लिए ये पश्चिमी विक्षोभ है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं।
इसमें जो आपका है कि मेघालय पठार के लोगों द्वारा बोली जाने वाली खासी भाषा निम्नलिखित में से किस प्रमुख भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इंडो आर्यन। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, मोन खमीर। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। भारत में पर्वतीय अवरोधों की वर्षा के संबंध में है। पश्चिमी घाट और मेघालय पठार आर्द्रता से युक्त मानसूनी पवनों के बाध्य उत्थान के कारण अपने पवन विमुख ढालों पर भारी वर्षा करते हैं और इन अवरोधों पर सबसे अधिक वर्षा हमेशा सबसे ऊंची चोटी पर होती है। क्या ऐसी बात सही है? कि इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना तो 2। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत है, क्योंकि जो वर्षा जो होती है हमेशा उच्चतम चोटियों तक नहीं बढ़ती है। वर्षा केवल अधिकतम अवक्षेपण के स्तर तक बढ़ती है, जिसके बाद आर्द्रता होती है की कमी के कारण इसमें गिरावट आने लगती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन भारत के बस्तियों की इकाइयों के स्थानीय नामों को सही ढंग से संदर्भित करता है? ए पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी, बी धानी, खोला, टांडा, बस्तर घाट, सी पारा, झोपड़ी, खेड़ा, तालाब, बस्ती, और डी नगला, दून, सराय, दोआब और खादर। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पन्ना, पारा, पल्ली, नगला और धानी। आइए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। उमियाम झील के संबंध में है, ये किस राज्य में? मेघालय, असम, मणिपुर और मिजोरम। तो ऐसी बात हो दोस्तों इसका सही आंसर मेघालय हो जाएगा, यानी कि जो उमियाम झील है वो आपका मेघालय में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 लेटराइट और लेटेराइटिक बॉक्साइट के संबंध में है कि लेटेराइटिक जो बॉक्साइट है सतह पर तीव्र अपरक्ष द्वारा बनता है और यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड खनिजों से समृद्ध होता है। लेटराइट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक अपशिष्ट लौह समृद्ध चट्टान है और उत्पत्ति के मामले में यह बॉक्साइट से निकटता से संबंधित है और दुनिया के लगभग 86% जो बॉक्साइट भंडार उत्पत्ति लेटराइटिक से है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो रहा है? दोस्तों इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल डी, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को स्थापित क्षमता के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो बता करिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और जल ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है ऑलरेडी सही सुमेलित है, यानी कि पहले पे आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, सेकंड पे पवन है, थर्ड पे जैव ऊर्जा है और जल ऊर्जा फोर्थ पे हो जाएगा। तो सही इसका जो क्रम है वो ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। इसमें है कि पूर्वी भारत में मानसून पूर्व काल वैशाखी परिघटना के संबंध में है कि अरब सागर से पूर्व की ओर बढ़ने वाली कमजोर बहिरुष्ण कटिबंधीय अवसाद मुख्य रूप से इन हिंसक मानसून पवन पूर्व तूफानों को बनाए रखते हैं। छोटा नागपुर पठार के ऊपर तीव्र वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण बसंत ऋतु के दौरान पूर्व की ओर बढ़ने वाले गंभीर संवहनी तूफानों का निर्माण करते हैं। तो बताइए इसमें सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो और स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो आपका गलत है, क्योंकि अरब सागर से पूर्व की ओर बढ़ने वाली जो कमज़ोर बहिरुष्ण कटिबंधीय अवसाद मुख्य रूप से इन हिंसक मानसूनी पर्व जो पवन है पूर्व है तूफानों को बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है। जो पश्चिमी विक्षोभ का जो वर्णन है इसमें मौसम जो होता है शीत ऋतु होता है और क्षेत्र जो आपका उत्तर पश्चिम भारत होता है और ये काल वैसाखी से संबंधित नहीं है ना। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली छोटी फसल अवधि जिसमें मुख्य रूप से तरबूज, खीरा और चारा फसलें उगाई जाती हैं और निम्नलिखित में से किस नाम से इसको जाना जाता है? ए खरीफ, बी रबी, सी जायद और डी भदाई। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जायद किस्म की फसलें होती हैं। आप सब तो जानते हैं ये फसल जायद रबी, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लद्दाख की पुगा घाटी मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के किस रूप से संबंधित परियोजनाओं के लिए जानी जाती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भूतापी ऊर्जा से संबंधित इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। इसमें है कि आपका भारत की वर्तमान जनसंख्या संरचना एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश की उत्पत्ति को दर्शाती है। कारण कह रहा है कि कामकाजी उम्र की जो आबादी है 15 से 59 वर्ष तक का हिस्सा जो होता है आश्रित आबादी से हिस्से से कहीं अधिक है। तो बताइए इसका जो कथन और कारण दोनों सत्य हैं। इसका सही आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो दोस्तों सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आपका स्टेटमेंट और जो आपका कारण है दोनों इसके सही हैं और जो की व्याख्या भी है वो सही कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। इसमें है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर लू के भौगोलिक व्यवहार का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों सही जो वर्णन आपका है वो बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी बिहार की ओर बढ़ने पर लू का जो शुष्क और गर्म प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। बाकी ए सी और डी आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। इसमें है कि लूनी नदी तंत्र के संबंध में है। यह एक अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी है जो कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है और समुद्र तक नहीं पहुंचती। यह पुष्कर के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अपने ऊपर प्रवाह में मीठे पानी की नदी के रूप में बहती है। बालोतरा के निकट खारी मिट्टी वाले क्षेत्र से होकर बहने के कारण इसका पानी मीठे से खारा हो जाता है। तो दोस्तों इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। इसमें है कि भारत में हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और क्षमता के संबंध में है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में 2020-21 से 2024-25 तक निरंतर वार्षिक वृद्धि देखी गई है। 2020 से फरवरी 2026 के बीच स्थापित की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा और संयंत्रों का योगदान 80% से अधिक रहा है और 2025-26 के दौरान भारतीय कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% से अधिक हो गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर 2 और 3 यानी कि बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि यार देखो आप खुद ही समझ जाएंगे। 2020-21 में से लेकर के 2024-25 तक निरंतर वार्षिक, देखो कोई भी चीज़ है इसमें निरंतरता का वृद्धि असंभव है। हाँ कुछ चांसों में हो सकती है लेकिन सब में संभव नहीं है, लेकिन यहाँ तो संभव नहीं हो सकती। तो इसलिए स्टेटमेंट आपका 2 सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। जो आपका ITCZ है इसके बारे में है। यह भूमध्य रेखा के पास बारिश और गरज के साथ तूफानी बादलों की एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है। इसका निर्माण उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण होता है और यह उत्तरी गोलार्ध की जो गर्मियों में दक्षिण की ओर और उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों में उत्तर की ओर खिसक जाता है। तो दोस्तों सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट आपका सही है। जो थर्ड है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ITCZ की कल्पना के बारे में देखें, खिसकना के बारे में देखें तो यह सूर्य की स्थिति का अनुसरण करता है और उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु में यह उत्तर की ओर खिसक जाता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में यह दक्षिण की ओर खिसक जाता है। और 134 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा स्थलों और उनके स्थानों के निम्नलिखित युगों पर विचार करें। ए तपोवन हिमाचल प्रदेश, मणिकरण उत्तराखंड, तातापानी और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसमें केवल एक सुमेलित है, यानी कि स्टेटमेंट जो थर्ड है वो केवल सही, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपके गलत हो जाएंगे। क्यों? देखो जो आपका तपोवन है, ठीक है, वो आपका हिमाचल प्रदेश नहीं है बल्कि आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और जो आपका मणिकरण है तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है, ना कि उत्तराखंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। इसमें है कि मानसून से पूरब की ओर मौसम में उत्तर पश्चिमी भारत में आने वाले संवहनी धूल भरी आंधी के स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? लू, काल बैसाखी, आंधी या महावत। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आंधी। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। इसमें है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI जियोग्राफिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लगभग 5.9 मिलियन टन अनुमानित लिथियम संसाधनों की सूचना दी गई है? सुकिंदा घाटी ओडिशा, रियासी जिला जम्मू और कश्मीर, खेतड़ी बेल्ट राजस्थान या सिंगभूम क्षेत्र झारखंड। तो दोस्तों सही आपको आज तक पता होगा बी हो, क्योंकि करंट में रहा ही था कि जो रियासी ज़िला है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे ये आपको सूचना दी गई है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार अनुमानित हैं, क्योंकि यहाँ से भी निकाली नहीं गई हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम अभी ये जो भंडारण है इसको हम निकाल सकें। और आप दोस्तों जानते हैं कि जो चाइना है हमसे बहुत आगे है, वो तकनीकी में बहुत ज़्यादा आगे है, श्रमबल उसका बहुत ज़्यादा स्किल्ड बेस्ड है, तो इसलिए वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, ठीक है ना। तो भारत तो इससे बहुत ज़्यादा पीछे है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। मथुरा, पानीपत और बरौनी जैसे प्रमुख अंतर्देशीय पेट्रोलियम रिफाइनरी को तटीय बंदरगाहों और घरेलू तेल क्षेत्रों से दूर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। कारण दे रहा है कि विशाल देशव्यापी जो भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क के विकास ने कच्चे तेल को सीधे उपभोक्ता केंद्रित अंतर्देशीय बाजारों तक ले जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना दिया गया। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, A, B या C, D? तो दोस्तों कथन और कारण तो सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं है। रुकिए, इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या विशाल दोस्तों इसका सही
जो डिस्क्रिप्शन है वो कर रहा है, यानी कि कारण सही व्याख्या से कर रहा है, तो सही इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 138 देखते हैं। 38 में है कि भारत में सिदी समुदाय के संबंध में है कि यह बंटू मूल का एक आदिवासी समुदाय है जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका से लाए थे, और भारत में इसकी सबसे बड़ी आबादी मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, बल्कि इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भारत में प्रमुख मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में है कि ओडिशा में भितरकनिका मैंग्रोव को ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों की मुहानों से सहारा मिलता है। तमिलनाडु में स्थित पिचावरम मैंग्रोव वन वेल्लार कोलेरून ज्वारनदमुख क्षेत्र में स्थित है, और भारत में मैंग्रोव वनस्पति केवल पूर्वी तट पर पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी तट पर डेल्टा पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। ऐसा नहीं है, सही इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। इसमें है कि फिलोन 1951 द्वारा प्रस्तावित गतिशील अवधारणा मानसून को गिराही गिरोह की पवनों और दाब पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के परिणाम के रूप में समझाती है। कारण दे रहा है कि यह पवनें भारत की ऊपरी अधिकांशतः शुष्क होती हैं, और इसके कारण परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में वर्षा कम होती है। दोस्तों बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कथन और कारण तो सही है, लेकिन सही व्याख्या आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। इसमें भी कथन और कारण है। दक्कन ट्राइब की रेगुर मिट्टी नमी के भारी नुकसान का प्रतिरोध करती है, और अक्सर इसे एक प्राकृतिक स्व जुताई सेल्फ प्लगिंग गुण वाली मिट्टी के रूप में वर्णित किया जाता है। और इन मिट्टियों में मोंटोमोर्लोनाइट चिकनी मिट्टी मात्रा अधिक होती है, और इसके कारण सूखे मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी में प्राकृतिक रूप से हवा का संचार हो पाता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो सही इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण सही है, सही इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक फसल की उचित वृद्धि के लगभग 210 दिनों की पाला मुक्ति अवधि, उच्च तापमान और हल्की अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। गन्ना, जूट, कपास और चाय। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कपास ऐसी फसल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 143 देखें। कि इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी मानसून पूर्व घटना कोडागो में कॉफिया अरेबिका बागानों की शुष्क मौसम की सुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती है। कालवर्षा की, ब्लॉसम, शावर, चीरहा या आम्रवर्षा। तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ब्लॉसम शावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। इसमें है कि स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने से हुई क्षति को भरपाई के लिए किस प्रमुख भारतीय बंदरगाह को एक ज्वारी बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह और मोरमुगांव बंदरगाह। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दीनदयाल बंदरगाह कांडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। इसमें है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में है कि यह भारत में स्थापित होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों तक फैला हुआ है। बांदीपुर, नागरहोल और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान इस बायोस्फीयर रिजर्व के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हाँ, तो ये सही बात है, तो सही इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। इसमें है कि हालांकि ग्रेटर हिमालय उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में स्थित है, और फिर भी इसके ऊंचे क्षेत्रों में अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति तथा स्थायी बर्फ और हिम पाई जाती है। और कारण कह रहा है कि सामान्य ह्रास दर के अनुसार ऊंचाई में प्रत्येक 1000 मीटर की वृद्धि के साथ तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो सही बात है, तो सही इसका जो आंसर आपका ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 147 है। केरल के मुख्य रूप से कोट्टायम और अलापुझा ज़िलों में पाई जाने वाली कारी जो मृदा के संबंध में है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल की नियमित बाढ़ के कारण ये मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होती है, और इन मिट्टियों में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि इन्हें गहरा काला रंग प्रदान करते हैं। तो बताइए कथन और कारण कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट आपका बी सही होगा। स्टेटमेंट 2 है, फर्स्ट है वो आपका गलत है, क्योंकि जो कारी मिट्टी है वो क्षारीय नहीं होती है ना, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। कर्नाटक में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात के संबंध में है कि कहाँ पे है, किस नदी पर स्थित है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही इसका आंसर ए हो जाएगा, नहीं कावेरी नदी पे है। 149 देखते हैं।
इसमें है कि भारत में शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों के संबंध में है, कथनों पर विचार करें। इन क्षेत्रों में सामान्यतः उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, और इन क्षेत्रों से में फसल पद्धति में मुख्य रूप से रागी, बाजरा और मूंग जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें शामिल हैं। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपके बिल्कुल 100% सही हो जाएंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रमुख राज्यों में केरल में नियमित रूप से उच्चतम लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्ज किया जाता है, और यह पैटर्न मुख्य रूप से केरल से खाड़ी देशों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोजगार के लिए महिलाओं के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण है। तो बताइए। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण पूर्णतः गलत है, क्योंकि यह कथन दावा करता है कि खाड़ी देशों में जो महिलाओं के बड़े पैमाने पर प्रवास के उच्च लिंगानुपात की व्याख्या होती है, यह तर्क गलत है, क्योंकि यदि महिलाएं बड़ी संख्या में प्रवास करती हैं तो स्थानीय महिला जनसंख्या कम हो जाती है, जिससे लिंगानुपात गिर जाता है, न कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर है वो उसको मेंशन करके जाइएगा। ठीक है, तो बताइए मैंने किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वैसे मैंने अपना पूरा 100% दिया है। ठीक है, आप लोग उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाकी अब अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हैं, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, हालांकि यूपीएससी तक भी हो गया, तो मैं कराने के लिए सक्षम हूँ। ठीक है, आप जिस भी टॉपिक का या सब्जेक्ट का नाम लेंगे मैं उसको पूर्णतः कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से उसको नोट्स आपको समझाना है। ठीक है ना, गाइडेंस है सारी मैं प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक छात्र हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ हम स्टूडेंट लोग फेस करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसके बेहतर जो अनुभव है एक स्टूडेंट ही जान सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अब वीडियो को लास्ट करते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना पढ़िएगा, मतलब आगे खूब स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ना कि टला है। ठीक है, आपको अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और टेक केयर। बाय बाय।